दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स का खूनी सोना। ये इसका कवर चित्र है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मारीवास की राजधानी पोर्ट लुइस से 30 किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ियों से घिरे एक कारखाने से निकला काला सोना साफ किया जाता था और काट और तारों से घिरे इस कारखाने का मुख्य गेट कोई पहरेदार नहीं रहता था, क्योंकि कारखाने में काम करने वाले के मकान भी बाउंड्री के भीतर थी और लोग का आना जाना लगा रहता था। और फाटक पर घुसने के बाद कारखाने के भीतर दाने वाला एक बड़ा गेट जबरदस्त पहरा रहता था। कारखाने की इमारत बिल्कुल सामने एक ऊंची टावर बना हुआ था, जिस पे 3 स्टेन गनधारी पहरेदार दिन रात पहरा देते थे। खान से निकलकर कच्चा सोना कारखाने में साफ करने के लिए लाया जाता था। कारखाने के भीतर भट्टी में सोना पिघलाकर साफ किया जाता था। साफ हुए सोने को ईंटें की शक्ल देकर और उन्हें मार्केट में भेजने पेटियों में भर दिया जाता था। इस तरह रोज वहां सोना आता और जाता रहता था, लेकिन ट्रैफिक के नाम पर अपराधी एक सारे सुरक्षा प्रबंध तोड़कर कारखाने की सोना उड़ाने की फिराक में थे। और पैटनी पिछले 1 माह से कारखाने की गतिविधियों पर नजर रखे था। एक बार में लाखों का सोना उड़ाया जा सकता है, मगर ज़बरदस्त प्लानिंग करनी होगी। और पहाड़ी के दामन में पैट्रिक का लकड़ी का कॉटेज बना थी, जिसमें वह शिकारी की हैसियत से रहता था। वैसे ही शहरों में भी एक मकान था। पैट्रिक के मस्तिष्क में एक योजना तैयार कर ली थी। डाका डालने के लिए मुझे कम से कम 6 और साथियों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही कारखाने में काम करने वाले किसी कर्मचारी को भी साथ मिलाना होगा। कल ही मैं साथियों की तलाश में जुट जाता हूँ। मॉरिशस के विभिन्न देशों के नागरिक बसे हैं। ये छोटे मोटे बदमाश भी हैं। वह मुझे व्यक्ति चयन करना है। और अगले दिन शाम को पैट्रिक शहर के एक बड़े बदनाम क्लब में प्रविष्ट हुआ। इस क्लब में बड़े से बड़े महारथी आते हैं। पैट्रिक के खाली टेबल की ओर बढ़ गया, जहाँ उसकी नजर 2 आदमियों पड़ी। दोनों एक पंजा लड़ा रहा था। मुझे ऐसे ताकतवर की जरूरत है, और इंसान को अपनी ताकत इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए। दोस्त, कौन हो तुम? चाहो तो अपना भाग्य कह सकते हो। लाखों रुपये कमाने की यकीन तरकीब बता सकता हूँ। फिर मैं तुम्हारे नाम काम के आदमी वो बैठ आओ। वह बैठ गया। और मैं हूँ लैम्बो, मैं हूँ पैट्रिक, और मैं बॉयसन बोगान। परिचय के बाद तुम लाखों रुपए की बात कर रहे थे। हाँ, मेरे पास एक प्लान है जिसके लाखों रुपए का कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वफादार और बहादुर साथियों की जरूरत है। तो फिर समझो तुम्हें सही आदमी से मिल गई। हम बहादुर और वफादार। हमारी तीसरी विशेषता है कि रुपये कमाने के लिए हम जान भी ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। गुड। पैट्रिक उन दोनों को अपने कॉटेज में ले आया। आराम से बैठो दोस्तों, विस्की की बोतल लाता हूँ। और थोड़ी देर बाद उनके सामने अपना मकसद बताने लगा। तूने बहुत ऊंचा काम तुमने बहुत ऊंचा सोचा है दोस्त। उस कारखाने में सोना उड़ाना सरल काम नहीं है।
मैं जानता हूँ यह आसान काम नहीं है, लेकिन विश्वास है कि 6 शक्तिशाली बहादुर साथियों के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ। यानी विचार की ओर जरूरत है। हाँ, ऐसे ही हरफन मौला, ऐसे ही साथी मिल जाएं जैसे जैसे लोग वैसे जानते हो रुपये के लिए अपनी जान पर खेल सकते हैं। अगले दिन जैम्बो अगले दिन लोबो अपने 2 आदमियों के साथ आया और एक फ्रांसीसी था, एक अंग्रेज। हमें हमें 2 साथी मिल गए हैं, पैट्रिक। हेलो, आई एम मॉडर्न, आई एम माइकल। बेमन बेनाम भी पहुंच गया। अब बैठकर शराब पीने लगे, बातें करते रहे। काम में लाखों रुपए का सोना हाथ में होगा, ये सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। मैं मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं भी। लेकिन अभी 2 साथी और चाहिए। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वह हमारे काम आ सकता है। नाम सांगा है, भारतीय है, लेकिन तुम्हें खुद जाकर उससे बात करनी होगी। सांगा के विषय में जानकारी करके पैट्रिक अपनी तलाश में निकल पड़ा। माइकल ने बताया था सांगा इसी बारे में मिलता है। वही सांगा माइकल ने उसका हुलिया बताया था। पैट्रिक उसकी टेबल पर पहुंचा। हेलो, माइकल ने भेजा है, सांगा। क्यों भेजा है? अगर तुम्हें मुझे बैठने की अनुमति दो तो अच्छे ढंग से बात कर सकते हैं। बैठो, मगर मेरी शराब मुर्गी पर हाथ न लगाना। पैट्रिक बैठा। सांगा, मेरे पास धन कमाने के लिए एक प्लान है, अगर तुम हमारे काम करो तो। सांगा चूहे सांगा चूहे के साथ काम करना पसंद नहीं करता। सांगा, मैं चूहा नहीं। सांगा, मुझे तो तुम चूहे ही दिखाई देते हो, बल्कि चूहे के बच्चा। आह, डिशूं। पैट्रिक भीतर का क्रोध का गोला फट गया। डिशूं। अब बोल, मैं चूहा हूँ, अभी बोलता हूँ। और अगले ही पल सांगा फुर्ती से उठकर उस पर छलांग लगाई, लेकिन पैट्रिक होशियार था। और फिर पैट्रिक स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह उछला। आइच! सांगा, वह चूहा झपट तुम्हारी पसलियां बिना हिला सकता है। नहीं, मैं दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। और पैट्रिक उसकी छाती पर ठोक कर, अरे उल्लू के पट्टे, जाओ अपना काम करो, दोस्तों की लड़ाई है। और डर कर सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। बैठो दोस्त, मैं यह देखना चाहता था सांगा के साथ बैठने वाला आदमी खुद कितने पानी में है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। थैंक यू सांगा। अगर तुम मेरे साथी बनने के तैयार हो तो वक्त मेरे साथ चलो। अब पैट्रिक के 5 साथी मिल चुके थे। दोस्तों, मैंने अपने प्लान में ज़रा परिवर्तन कर लिया है। अब मुझे 6 साथी की ज़रूरत नहीं है, तुम 5 ही काफ़ी हो। तो फिर कल सोना लूट लेंगे। नहीं सांगा, यह काम को बच्चों का खेल नहीं। अभी हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम सब के पास पिस्तौल तो होगी ही। हाँ हाँ, मेरे पास तो स्टेन गन है। कितनी चाहिए तुम्हें? 2-3 से काम चल जाएगा, लेकिन अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम लोग कारखाने की सुरक्षा प्रबंधक को देख लो। और अगले दिन वह सब पहाड़ी पर दूरबीन लेकर कारखाने पर पहुँच गई। दिन भर कारखाने पर नज़र रख रहे उन 5 को काफ़ी निराशा हुई।
यह काम तो बहुत मुश्किल है पैट्रिक, वहाँ ज़बरदस्त पैरा है। हाँ, अगर हाँ वहाँ पैरा न होता तो कोई बच्चा भी सोना चुरा कर सकता था। हम लोगों को वहाँ पैरा को तोड़ना होगा दोस्त। मगर कैसे? एक दो पहरेदार तो नहीं, टावर पर 3 गार्ड्स जो ऊपर गोलियां बरसात कर हमारे शरीर को छलनी कर सकते हैं, उन गार्ड्स को गोली चलाने का मौका नहीं देंगे। अब तुम्हारी बुद्धि पर संदेह होने लगा दोस्त। हम गार्ड्स को गोली चलाने को कैसे रोक सकते हैं? मेरे मस्तिष्क में जो योजना है वह तुम लोगों को नहीं बता सकता। उस योजना पर अमल करने पर हम पहले कारखाने के कर्मचारी को अपने वश में करना होगा। कर्मचारी के वेश में करने और क्या? कर्मचारी को वश में कैसे करेंगे? और क्या तुम किसी कर्मचारी को जानते हो? हाँ, मैरिंग नाम है कि एक व्यक्ति को पैकिंग डिपार्टमेंट में है। ज़रा साफ सोने की पेटियां में भरा जाता है। मैरिंग हमारा साथ देने को तैयार है? नहीं, अभी तो नहीं मिला भी नहीं हूँ, लेकिन पिछले 1 माह से उसकी निगरानी कर रहा हूँ। वो शहर में आता जाता रहता है। लेकिन तुम कह रहे थे कि कारखाने में सभी कर्मचारी आए थे में बनी कॉलोनियों में रहते हैं। नहीं, सब नहीं रहते। शहर में अपने घरों में सब ड्यूटी पर जाते हैं, पर शाम को लोग चले आते हैं। मैरिन भी उन्हीं में से है। अपनी पत्नी मर चुकी है, लेकिन 12 वर्षीय बेटे के साथ उस फ्लैट में रहता है। फिर तो हम मैरिन को अपने वश में कर सकते हैं। कैसे? उसके बेटे का अपहरण करके कर लेंगे और हमारी हर एक बात मानने को विवश हो जाएगा। गुड, बिल्कुल यही प्लानिंग मेरी मस्तिष्क में है भी था। पर मैरिन के बेटे का अपहरण करने के लिए हमें अपने मिशन को कामयाब हो सकते हैं। उसने दूरबीन आंखों में लगाकर कारखाने देखा। ठीक 5 बजे मैरियन छुट्टी करके कारखाने से निकलेगा और आगे 5 मिनट शेष बचे हैं। ठीक है, हम उसके दर्शन करना चाहेंगे। और ठीक 5 बजे मैरियन कारखाने के गेट से बाहर निकला। आज मैं अपने बेटे की रोमी के लिए क्रिकेट बैट खरीद कर ले जाना होगा। वह आ रहा, देखो। हाँ, सीधा साधा आदमी लगता है, हमारे जाल में फंस जाएगा। चलो चलो, कॉटेज पर चलकर आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। रोज रात को 8 बजे मैरिन अपने बेटे के टहलने के निकलता है और समुद्र पर 9 बजे तक घूमते हैं। और आज रात उसके बेटे को उठा लेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन उन दोनों को उठा कर लाएंगे। अपना मकसद बताकर मैरिन को छोड़ दिया जाएगा और लड़के को कैद करा रखा जाएगा। उसके बाप को हमारा काम कर देना होगा। यह निर्णय कितने लेने के बाद सब पीने में व्यस्त हो गई। और मैरिन अपने बेटे रोमी को बहुत प्यार करता था। बेटे के सिवा उसका जीवन में कोई नहीं था। रोमी, तुम्हारा बैट लिया आया। ओह, यू आर ग्रेट पापा। और बेटे को खुशी देख कर झूम उठा। पापा, आप कितने अच्छे पापा हो, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा तो क्या करूँगा बेटा? बस तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी ही में अब मेरी कुर्बानी दे सकता हूँ। थैंक यू पापा। चलो, खाना खाने, भूख लगी होगी। खाने के बाद दोनों बाप बेटे समुद्र के तट पर गए। कल स्कूल में मेरा मैच है पापा। आपके आने के लिए मैंने बैठ के पूरे 100 रुपये रनवाऊँगा। मुझे खुशी होगी बेटा। और पैट्रिक और उसके साथी एक मोटर गाड़ी में वहाँ पहले ही मौजूद थे। सुनो भाई, माचिस होगी? हाँ है, लो। और देख लो, यह देखो। यह क्या है? पापा चुपचाप रहना और गोली मार दूंगा। और तभी वैन का दरवाज़ा, आदमी आए। छोड़ दो, गड़पड़ गड़पड़। माइकल
और मार्टिन को दोनों को नाक में बेहोशी की दवाई बड़े रुमाल रख दिए और जल्दी निकल चलो यहाँ से। और दोनों अपहरण करके उन्हें सांगा के फ्लैट में लाया गया और दोनों को कुर्सी बांध दी। मैरिंग को होश में लाओ और सिर धीमे कहूँ, तुम एक अच्छी जगह है दोस्त, हम तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। कौन हो तुम? ओह मेरा बेटा, क्यों बांधा है तुमने उसे? ज़्यादा सवाल मत करो दोस्त, हमारी बातों को ध्यान से सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरे बेटे को फौरन खोलो। बोमन, इसके बेटे की उंगली काट कर इसकी हथेली पर रख दो। बेगन ने चाकू आगे बढ़ा। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या चाहते हो? तुम ठहरो बेगन, यह रास्ते पर आ गया है। पैट्रिक उसके आगे झुका। हम तुम्हारे कारखाने के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं मैरिन। अगर तुम अपने बेटे की जान प्यारी है तो अगर हमारा साथ सहयोग करोगे तो क्या जानकारी है चाहिए तुम्हें? पैट्रिक ने जेब से कागज़ निकाला और उसी आंखों के सामने किया। इस पर कुछ सवाल लिखे हैं, उनका जवाब चाहिए। कारखाने के भीतर इमारत का नक्शा भी चाहिए। क्या तुम डाकू हो? सवाल पूछने मना किया है ना? तुम यह मजबूर नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बैगन, पिल्ले की गर्दन काट दो। नहीं, खुदा के लिए मेरे बच्चे को कुछ न कहो। तुम सीधी तरह से हमारे सवालों का जवाब दोगे तुम, वरना तुम्हारे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। हम सिर्फ धमकी न समझना, कहो तो अभी नमूना दिखाएं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। तो फिर इस कागज़ पर लिखे हुए जानकारी का हमें कल तक जवाब चाहिए। कारखाने का नक्शा भी। ठीक है, तुम लोगों को दोनों को छोड़ दो कल। ठीक है, हम तुम दोनों को छोड़ दो कल, तुम्हें सारी जानकारी ला दूंगा। सिर्फ हम तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, तुम्हारा बेटा हमारे पास रहेगा, याद रखो। हमसे कोई चालाकी न करना। अगर पुलिस के पास गए तो या गलत जानकारी लेकर हमें बहकाया तो तुम्हारी बेटे की मौत मारा जाएगा। मेरे बेटे को ऐसी बातें ना करो, मैं जो चाहती हूँ मैं करूँगा, लेकिन वादा करो तुम मेरे टॉमी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। जब तक तुम सीधे चलोगे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, यह हमारा वादा है। और मेरिन बंधन खोल दिए। और कल जब तुम कारखाने की छुट्टी करके निकलो तो पैदल इस सड़क पर आगे बढ़ना, हमें से कोई खुद तुम्हें लेने वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है? तुम एक बार अपने बेटे को प्यार करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी देर रोमी के मुंह चूमता रहा, फिर बेगन ने उसे लौट कर बाहर, उसकी आंखों में आंसू थे। बेगन मैरिज को छोड़कर चोरी की मोहब्बत को ठिकाने लगा दो चला गया। बच्चे को हम यहाँ नहीं रखेंगे। हो सकता है मैरिन इस स्थान का नक्शा दिमाग में बिठाया हो तो मेरे मकान में पहुंचा देते हैं, सुरक्षित स्थान है। रोमी पैट्रिक के मकान पर ले जाकर तहखाने में बंद कर दिया गया और अगले दिन 5 बजे पहाड़ी पर मौजूद थे। 5 बज गए, मैरिन बाहर आता ही होगा। कुछ देर बाद कारखाने से बाहर आ चुका है, पैदल ही चल रहा है। माइकल उसे लेने जाओ, ओके? और मैं सड़क पे पैदल ही चल रहा था। मैंने उन देखा तो अच्छी तरह देख लिया था। मेरे बेटे की रक्षा के लिए मुझे सब कुछ कर रहा हूँ। वह तभी एक कार उसके निकट आकर रुकी। आओ बैठो। मोरिस बैठने के बाद माइकल ने गाड़ी बढ़ा दी। रुमाल निकाल कर अपनी आंखों पर बांध लो ताकि तुम न देख सको कि तुम कहाँ जा रहे हो। याद रहे, जरा भी चालाकी की तुम्हारी बेटे मौत बन जाएगी।
और मैरिन ने रुमाल अपनी आंखों पर बांध लिया। कुछ मैं कुछ देखना भी नहीं चाहता, मुझे सिर्फ अपना बेटा वापस चाहिए। कुछ नज़र आ रहा है? कुछ देर बाद वह कॉटेज में कुर्सी पर बैठा था। हमारा काम हुआ? हाँ। मैरिन ने भीतर कागज चुपचाप लिफाफा निकाल दिया। इसमें सारी जानकारी है, कारखाने का नक्शा है। ओह गुड। मैट्रिक पैट्रिक ने कागज को मेज पर फैला दिया और मेज के इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। गुड, वेरी गुड। इसमें सारी जानकारी मौजूद है, मैं चाहता था। उसके बाद ट्रैफिक मैन की ओर घुमा। मैरिस, कल दोपहर को 12 बजे हम तुम्हें कारखाने में डाका डालने आ रहे हैं। तुम्हें हमारी गाड़ी की मदद करनी होगी। अब क्या करना कब अब और क्या करना है? पैट्रिक ने प्लास्टिक की गेंद मैरिज को ओर बढ़ाई। यह धुएं का बम है, इसे कल तुम अपने कारखाने में ले जाकर जाओगे। और अब मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पैट्रिक ने पेट्रोल को अपनी योजना बताई और जिसे सुनकर साथियों के मुख से हैरत और खुशी की चीख निकल गई। मैरिज के माथे पसीने की बूंदी। तुम लोग मेरे जाति कर रहे हो, डाके में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्या तुम अपने बेटे के प्रेम नहीं करते? क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा? क्या हमारा काम हो जाएगा? और अगर तुम्हारा काम न हुआ तो तुम पकड़े गए तो मेरे बेटे का क्या होगा? अगर मैं 1,000 मैं अगर मैं 1,000 हो सकते तो मेरी बेकार की बातें मत। तो जैसा कहता हूँ वैसा करो। बेटे की खातिर मैरिज ने उनकी बात मानने पर विवश हो गया और समझकर वापस भेज दिया। यू आर ग्रेट पैट्रिक, बहुत शानदार प्लान है तुम्हारा। तुमसे सबकी आंखों के सामने सोना लेकर आ जाएगा और कोई हमें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। चलो अब हम बैठकर कल के प्रोग्राम का बनाते हैं। सब मेज के गिर्द बैठ गए। और काम के 2 कारों की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूँ रात को ही 2 कार चुरा कर जंगल में छुपा दूँ। अगले दिन सुबह 11 बजे कारखाने में आधा किलोमीटर दूर जंगल में पहुंचा। ठीक 12 बजे तुम्हें टेलीफोन लाइन की तार काटनी, ताकि कारखाने में वो टेलीफोन लाइन डेड हो जाए और उससे बाद कल मुझे कॉटेज में वापस जाकर उनकी प्रतीक्षा करनी है। और पौने 12 बजे पैट्रिक मार्टन का सूट पहने हुए हाथ में ब्रीफकेस उठाए उठाए मुख्य गेट की तरफ बढ़ेगी और दोनों सीधे फायर स्टेशन पर गई और फायरमैन के निकट पहुंच कर, हमें हेडक्वार्टर से आए हैं, इंस्पेक्टर हैं। ओह, अपने इंचार्ज को सूचित करो और उनसे मिलना चाहते हैं। वह ऑफिस में हैं सर, आइए मेरे साथ आइए। इंचार्ज, आप ड्यूटी पैट्रिक ऑफिसर अपना परिचय इंस्पेक्टर के रूप में कराया। सबसे पहले यह देखना चाहता हूँ कि आपका स्टाफ ड्यूटी पर है या सबको बुलाया। हम कुल स्टाफ के 6 मेंबर हैं सर, और सब ड्यूटी पर मौजूद हैं। यहाँ बुलाए सबको। फायरमैन ने जाकर अपने विशेष साथियों को बुला लाया। हम हम लोग अभी ड्यूटी पर हैं, लापरवाही नहीं बरती। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला। यहाँ नया यहाँ की नई पोजीशन इंस्पेक्टर। अपने साथियों अपने साथियों को देखते ही ट्रैफिक मार्टन ने पिस्तौल निकाल ली। चारों पिस्तौल की नाल पर अब तनी देखकर बेचारे फायरमैन सहम गए। हमें क्या कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम देर के लिए कैद करना होगा चाहते हैं, बांधन में बांध दो इन सबको। तुम सब लोगों की वर्दियाँ
आग के लड़ने वाला सामान कहाँ रखा है स्टॉक में, और सबको स्टोर में ले जाकर रस्सियों से बांधने के बाद मुंह पर टेप कपड़ा बांध दिया। जल्दी करो, वर्दियां पहन लो। और वादियों वादियों के ऊपर पहुंचकर आग से बचने के लिए लिबास पहन लिए और चेहरे पर गैस मास्क चढ़ा लिए। मैरिस ने अपना काम कर दिया होगा। और ठीक उसी पल क्षण कारखाने में आग लगने का सायरन गूंज उठा। चलो। और चारों दौड़ते हुए फायर इंजेक्शन के पास पहुंचे। जल्दी जल्दी बैठो। और स्टीयरिंग पर पैटिंग था और उसके बराबर में मार्टिन बैठा था और गाड़ी की घंटी बजाता हुआ गैरेज से निकल गया। टन 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 टन। और इमारत कारखाने की मुख्य इमारत की ओर बढ़ गया। मैरिज ने धुएं का बम फोड़ दिया है। ओ टन 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 टन। और गाड़ी घंटी बजाती हुई इमारत के सामने जाकर पहुंची और भीड़ ने रास्ता दे दिया। वो सबसे पहले माइकल ने गाड़ी से उतरा और पानी का पाइप लेकर रोल किया और खोलते हुए इमारत की तरफ दौड़ पड़ा। और सांगा भी एक पाइप लेकर भीतर दौड़ा। पाइप और मेटिंग ने भी गाड़ी उतरते ही पिछले भाग में रखे 2 स्ट्रेचर उठाए और तेजी से भीतर भाग लिया। और वार्डोर में पहुंचकर चारों रुकी। मैटिंग भीतर होगा। तभी मैसिंग उसे दिखाई दिया। खो 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 मैसिंग। पूरी इमारत खाली हो चुकी है। सब बाहर भाग गए हैं। खो खो खो। हमें तुरंत ही स्टॉक रूम में ले चलो। और स्टॉक रूम में सोने की पेटियां से भरी हुई रखी हैं। जल्दी ही 4 पेटियां एक स्ट्रेचर पर रखो। खो 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 खो। 4 पेटियां 2 स्ट्रेचरों पर रख दी गई। इन स्ट्रेचरों पर चादरें इस प्रकार ढक दो कि जैसे कोई इंसान लेटा हो। और बाहर पुलिस तो नहीं पहुंच चुकी। पुलिस नहीं आ सकती। रोबो टेलीफोन का कार काट दिए होंगे और यही समझा गया होगा कि आग के कारण लाइन जल गई। चोरों ने मिलकर स्ट्रेचर को उठा लिया और टेलीग्राम कार डोर में आ गए और दौड़ते हुए बाहर आ गए। आग को काबू में किया गया है, लेकिन 2 बुरी तरह जल गए हैं। रास्ता तो फौरन अस्पताल ले जाना है। और स्ट्रेचर गाड़ी पिछले भाग में प्लेटफार्म पर रख दिए गए। आग की घबराहट में किसी को गार्ड्स को अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं किया आया। और स्ट्रेचर में सोना लदा हो सकता है। यह फायरमैन नकली हैं। माइकल और सांगा अपने साथ मैरी तथा गाड़ी के लगे भाग में सवार हो गए और पैट्रिक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मार्टिन ने घंटी बजाना शुरू कर दी। और फायर इंजन तेजी के साथ कारखाने के गेट के बाहर निकलता सड़क पर आ गया और शहर की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ देर आने के बाद मार्टिन ने घंटी बजानी बंद कर दी और ट्रैफिक इंजन सड़क से मोड़ दिया। और जंगल में बोनट चोरी की कार और 2 कारों के साथ वहां मौजूद था। जल्दी ये कपड़े उतारो और सोने की पेटियां गाड़ियों में रखो। और वर्दियों के नीचे सब अपने लिबास पहने हुए थे। और 6 पेटियां उस गाड़ी में रख दी गई। पेटी में इस गाड़ी में यह गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। कहाँ से जा रहे हो तुम? मैं पहले मैरिस को लेकर उसके बेटे के पास जाऊंगा, फिर रोमी को उसके हवाले करके बाद अपने रास्ते चला जाऊंगा। यह सारी प्लानिंग मैंने की है। अतः
2 पेटियां पर मेरा हक है और शेष 6 पेटियां लेकर तुम कॉटेज पर चले जाओ और बांटने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाओ ताकि हमारा साथ कोई रखना साथ रहना खतरनाक ना हो। ठीक है पैट्रिक, तुम 2 पेटी ले जा सकते हो। 5 पेटियां में 6 पेटियां बहुत हैं और 2 पेटियां कार में रखने के बाद ट्रैफिक मैटरिंग वहाँ से सभी पैट्रिक की बात मान ली। अच्छा, गुड बाय गुड बाय गुड बाय। और फिर पैट्रिक गाड़ी को जंगल से निकालकर शहर की ओर ले चला। उधर कॉटेज में लैम्बो अपने साथियों की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तक उन लोगों को आ जाना चाहिए था। तभी कॉटेज में एक गाड़ी आती नजर आई। आ गए, मुझे सावधानी से काम लेना होगा। पीछे रहकर मेज पर रखी स्टेन गन बाहर खड़ी गाड़ी की आवाज़ सुनता रहा। अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आगे बढ़कर फिर खिड़की के पास झाँका। पैट्रिक, इसके साथ कुछ नहीं है। और तभी सांगा की नज़र खिड़की के कोनों पर पड़ी। वहीं ये तो कोबो बाहर पेटी उतार रहा है, क्यों खड़ा है? पेंटिंग कहाँ है? पेंटिंग अपना हिस्सा लेकर चला गया और वह सारा माल हम पा चुका है। अब यह माल सिर्फ मेरा है। उफ, दर्द 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 दर्द। हाँ, मर गए साले। मैंने पहले ही फैसला कर लिया था, माल आते ही मैं सबको मार डालूंगा। मैं साला पेटिस भाग्यशाली निकला। कुछ ही देर बाद कॉटेज के बाहर निकला और पेटियों को वापस कार में रखने लगा। अब यहाँ जल्दी निकल देना चाहिए। टूटी हुई पेटी का सोना समेत उसमें खतरे का एहसास नहीं था। ओह धोखेबाज कमीने। सांगा के शरीर में थोड़ी जान थी, उसी का इस्तेमाल कर डाला ढाएं और गोली चलने के बाद सांगा की आत्मा उसके शरीर से छोड़ दिया। उधर पैट्रिक ने मर्सिडीज को उसका बेटा सौंप दिया और अब वह गाड़ी हवाई वे पर दौड़ा रहा था। आज ही देश को छोड़ना होगा। लेकिन जब भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। ओ गॉड! अचानक धड़ाम। गाड़ी के स्टीयरिंग पैट्रिक की छाती में घुस गया और उसकी लाश उल्टी गाड़ी में कैद हो गई और डिग्गी के बाहर की सोने की सड़क पर आकर टूट गई। अब वह सड़क खूनी सोना बिखरा पड़ा था। दोस्तों, समाप्त।